नमस्कार, अपना प्रदेश उत्तर प्रदेश में आपके साथ मैं हूं श्वेता एस त्रिपाठी। अमेठी और रायबरेली में कांग्रेस बीजेपी के बीच सियासी घमासान बढ़ता जा रहा है। एक ओर जहां गांधी परिवार अपने इस किले को हर कीमत पर बचाना चाहता है, तो वहीं बीजेपी की कोशिशें गांधी परिवार को उन्हीं के घर में घेरने की है। और इसी रणनीति के तहत बीजेपी ने अमेठी से लोकसभा चुनाव हार चुकी केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री स्मृति ईरानी को एक बार फिर मैदान में उतार दिया है। पिछले 15 दिनों में स्मृति ईरानी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने एक के बाद एक अमेठी का दौरा किया और इस कड़ी में करीब 15 दिन पहले स्मृति ईरानी अमेठी पहुंची और राहुल पर निशाना साधा कि वो देश भर में किसानों की बात कर रहे हैं, लेकिन अमेठी के किसानों की सुध लेने का वक्त उनके पास नहीं है। स्मृति के बाद राहुल अपने संसदीय क्षेत्र अमेठी पहुंचे और किसानों के साथ मुलाकात की और इस दौरान राहुल ने अमेठी फूड पार्क का मुद्दा भी पूरे जोर शोर से उठाया और केंद्र सरकार पर अमेठी के साथ भेदभाव करने का आरोप लगाया। राहुल के लौटने के बाद स्मृति ईरानी एक बार फिर रायबरेली और अमेठी के दौरे पर आई हैं। 2 दिन के दौरे की शुरुआत स्मृति ने मंगलवार को रायबरेली से की और इस दौरान स्मृति ने गांधी परिवार पर जमकर निशाना साधा। स्मृति रायबरेली से अमेठी पहुंची तो प्रियंका गांधी ने रायबरेली का रुख कर लिया है। रायबरेली प्रियंका की मां और कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी का संसदीय क्षेत्र है। प्रियंका 2 दिन रायबरेली में ही रहेंगी और विकास कार्यों का जायजा लेंगी। तो स्मृति ईरानी के अमेठी दौरे के बाद से ही अमेठी को लेकर राजनीतिक हलचल तेज हो चुकी है। मानव संसाधन विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी और प्रियंका वाड्रा पर पलटवार किया है। स्मृति ईरानी ने कहा है कि प्रियंका ने अपना होमवर्क ठीक ढंग से नहीं किया। जीतने वाले हारने वाले से विकास के बारे में पूछ रहे हैं। अमेठी में IIIT को लेकर स्मृति ईरानी ने कहा कि हारने वाले उम्मीदवार से कहा जा रहा है कि अमेठी के लिए कुछ भी नहीं किया। साथ ही स्मृति ईरानी ने कहा कि गांधी परिवार ने 60 साल तक देश पर राज किया, लेकिन अमेठी का विकास नहीं हुआ। I think you've got the statement wrong. She spoke of a IIIT. I'm of the opinion that Mrs. Vadra has not done her homework. There is an off-campus of IIIT Allahabad in Amethi. What is astounding is that while the Gandhi family has ruled that bastion for 60 years, they have done absolutely nothing. And now a winning candidate is asking a losing candidate to develop his constituency. A constituency that his family has been reigning for over 60 years. तो वहीं आपको बता दें कि इससे पहले कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के संसदीय क्षेत्र रायबरेली दौरे पर पहुंची प्रियंका गांधी ने केंद्रीय मानव संसाधन मंत्री स्मृति ईरानी पर हमला बोला। प्रियंका ने कहा था कि वो HRD मिनिस्टर है, तो अमेठी में अब तक IIIT क्यों नहीं बना। प्रियंका ने कहा कि उन्हें मंत्री बने 1 साल हो चुका है और उनके मंत्रालय के पास IIIT स्वीकृत करने का अधिकार है। एजुकेशन मंत्री तो वो है ना, वो पहले ये बताएं कि IIIT क्यों नहीं करा रहे हो। वहाँ पे जो समस्या है नौजवानों की अमेठी में, उसको क्यों नहीं देख रही है। वो तो उन्हीं का डिपार्टमेंट है ना। एजुकेशन मंत्री तो वो है ना, वो पहले ये बताएं कि IIIT क्यों नहीं करा रहे हो। वहाँ पे जो समस्या है नौजवानों की अमेठी में, उसको क्यों नहीं देख रही है। वो तो उन्हीं का डिपार्टमेंट है ना। तो प्रियंका गांधी रायबरेली दौरे पर है और जब उनका काफिला सरेनी विधानसभा के चिंतामणि खेड़ा गांव के पास पहुंचा तो प्रियंका की गाड़ी फंस गई और इसके बाद प्रियंका गांधी गाड़ी से उतरी और काफी मशक्कत के बाद उनकी गाड़ी को निकाला जा सका। तो यानी कि प्रियंका गांधी को भी आज एहसास जरूर हो गया होगा कि क्या है सड़कों का हाल और कितना हुआ काम। डॉक्टर, जिसे धरती का भगवान माना जाता है, किसी भी मरीज के लिए डॉक्टर उम्मीद की आखिरी किरण होता है। लेकिन जब डॉक्टर की लापरवाही जान पर भारी पड़ जाए तो फिर भरोसा करें तो किस पर करें। मुरादाबाद के एक निजी नर्सिंग होम में एक्सपायरी डेट्स के इंजेक्शन लगाने की वजह से बच्चे की गर्भ में ही मौत हो गई, लेकिन आरोपी डॉक्टर के खिलाफ अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई। उधर शामली में तो महिला डॉक्टर्स ने सभी हदें पार कर दी। डिलीवरी के दौरान न केवल 2 महिला डॉक्टरों ने लापरवाही बरती, बल्कि गर्भवती महिला के साथ मारपीट भी की, जिससे नवजात बच्चे की मौत हो गई। इधर शामली में कांडला के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में डॉक्टरों की लापरवाही का एक और बेहद चौंकाने वाला मामला सामने आया है। यहां 2 महिला डॉक्टरों की लापरवाही के कारण एक नवजात बच्चे की जान चली गई। पीड़ित महिला के मुताबिक उसे जब प्रसव का दर्द हुआ तब तक बच्चा जिंदा था, लेकिन डॉक्टरों की लापरवाही के कारण उसके बच्चे की मौत हो गई। पीड़ित महिला का आरोप है कि डिलीवरी से पहले महिला डॉक्टरों ने उसके साथ मारपीट भी की। इस घटना के बाद गुस्साए परिजनों ने अस्पताल में जमकर हंगामा किया, जिसके बाद सीएमओ ने मामले की जांच के आदेश दे दिए हैं।
डॉक्टर साहब जब मेरे दर्द पीड़ हुई बच्चा सही सलामत ले जबरदस्ती मेरे पे बस करवा दिया उन्होंने। मरा वही पैदा हुआ हो, 3 दिन का बच्चा मरा हुआ। फिर मेरे सुआ लगा दिया नशे का। नहीं जी, जब लो मेरा दर्द हुए खूब फुदे पड़ा था पेट में जी, उन्होंने बच्चा मारा जबरदस्ती पेट रगड़ कर। यहाँ उसके साथ जो है मारपीट है, कसाई खाने किसने की मारपीट? ये इन्होंने क्या है, जो डॉक्टर नहीं है यहाँ। जानते हो आप उनको? जानते हैं हम डॉक्टर ने। क्या इसमें जिस तरीके से आपके बच्चे की मौत हुई है जी, तो आपने इसमें कोई कार्रवाई की है? कार्रवाई करने के लिए तैयार है। अभी आपके सामने ये हमने इस मामले के बारे में पता करा, हमें हमारे संज्ञान में नहीं था। इसके लिए हम उच्च स्तरीय जो है कमेटी गठित करके उसकी जांच करेंगे और जो दोषी पाए जाएंगे उसके खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाएगा। बहुत अहम सवाल है कि क्या मौत पर भी लोग कमाई करते हैं। सुनने में थोड़ा अजीब है, लेकिन शाहजहांपुर के पोस्टमार्टम हाउस में ये सब देखने को मिल सकता है। यहाँ कर्मचारी शवों के पोस्टमार्टम के लिए पैसे वसूल रहे हैं। लोगों का आरोप है कि पोस्टमार्टम हाउस में तैनात कर्मचारी शव का पोस्टमार्टम करने के एवज में 400 से 500 रुपए वसूलते हैं। यहाँ तक कि पोस्टमार्टम का नंबर लगाने के लिए भी पैसे लिए जाते हैं। अगर कोई रुपए देने से इनकार करता है तो पोस्टमार्टम में जानबूझकर देरी कर मृतक के परिजनों को परेशान किया जाता है। अवैध वसूली के लिए कई प्राइवेट कर्मचारियों को लगाया गया है। पुलिस अधीक्षक ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की बात कही है। तो पोस्टमार्टम के नाम पर अवैध वसूली का आरोप लगा हुआ है। ये कहा जा रहा है कि अगर पैसे नहीं दिए जाते हैं तो फिर देर किया जाता है, पोस्टमार्टम में परेशान किया जाता है मृतक के परिजनों को। अब अहम सवाल तो यही है कि मौत पर ये किस तरीके का एक जैसे इतने परेशान है, ना हमने कुछ खाया है ना पिया है, और यहाँ पर आने के बाद तरह तरीका की बातें हो रही हैं और हर आदमी जो है लेने देने की बात कर रहा है। हम जो है परेशान होकर हम कहाँ लेके जाएं अपनी फरियाद और किससे कहें, क्या कहें। हम लोग साहब कंपिल थाने से आए जिला फक्काबाद, और हम लोग काफी देर से परेशान हैं, हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही। इस प्रकरण में आप लोगों के द्वारा ये संज्ञान में लाया गया है कि पोस्टमार्टम हाउस पे जो है मृतकों के परिजन से पैसे लिए जा रहे हैं। इस बात की जो है जांच जो है गंभीरता से कराई जाएगी और जो भी कर्मचारी वहां दोषी पाए जाएंगे उसके विरुद्ध सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। चलिए बढ़ते आगे। पानी को लेकर जी संगम की मुहिम अब रंग लाने लगी है। नदियों में बढ़ते प्रदूषण पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है। नदियों के पानी में आर्सेनिक और लेड की बढ़ती मात्रा के मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को जवाब तलब किया है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने राज्य सरकार और केंद्रीय भूगर्भ जल मंत्रालय से 2 हफ्ते में जवाब मांगा है। तो कोर्ट की सख्ती के बाद भी क्यों, आखिर किस तरीके से ये प्रदूषण हो रहा है, क्यों आर्सेनिक और लेड की मात्रा बढ़ती जा रही है, अब इसी पर हाईकोर्ट ने सख्ती दिखाते हुए राज्य सरकार से जवाब मांगा है। इसके साथ ही भूगर्भ जल मंत्रालय से भी जवाब मांगा गया है। 2 हफ्ते में जवाब देना होगा, क्योंकि लगातार कोर्ट सख्ती कर रहा है। वो ये लगातार कह रहा है कि प्रदूषित पानी नदियों में ना डाला जाए, पहले आप उसको साफ करिए और उसके बाद वो उस पानी को वाटर ट्रीटमेंट प्लांट के जरिए आगे बढ़ाया जाए। लेकिन एक तरीके से कहें कि कोर्ट की सख्ती का भी असर होता नजर नहीं आ रहा। अब देखना होगा कि 2 हफ्ते में जवाब क्या दिया जाता है, क्या वजह बताई जाती है, आर्सेनिक और लेड की मात्रा क्यों बढ़ रही है। यूपी में 9 मनोनीत एमएलसी की अखिलेश सरकार की लिस्ट पर अभी राज्यपाल ने मंजूरी की मोहर नहीं लगाई है। एमएलसी बनने से पहले ही औरैया में एसपी नेता कमलेश पाठक के समर्थकों ने शहर में धन्यवाद वाले पोस्टर और होर्डिंग जरूर लगा दिए और पूरा शहर सीएम अखिलेश और एसपी सुप्रीमो मुलायम सिंह यादव को धन्यवाद वाले पोस्टरों से पटा हुआ है। आपराधिक इतिहास वाले कमलेश पाठक को मुलायम का करीबी माना जाता है। कमलेश पाठक के ऊपर हत्या की कोशिश समेत 1 दर्जन से ज्यादा मामले दर्ज है। साथ ही आपको ये भी बता दें कि यूपी में अखिलेश सरकार बनने के बाद कमलेश पर चल रहे कई मामलों को वापस ले लिया गया। पीलीभीत और बहराइच में महिलाओं पर हुए अत्याचार की खबरें दिखाए जाने के बाद यूपी महिला आयोग एक्शन में आ गया है। महिला आयोग ने पीलीभीत और बहराइच एसपी को नोटिस भेजकर एक्शन टेकन रिपोर्ट तलब किया। आपको बता दें कि कल पीलीभीत में दहेज के लिए एक महिला की नाक और चोटी काट दी गई थी।
और आइए अब आपको बताते हैं पूरा मामला था क्या। दरअसल पीलीभीत में एक पति ने दहेज की मांग को लेकर अपनी पत्नी की नाक और उसके बाल काट दिए। पीड़ित को गंभीर हालत में जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया। पुलिस आरोपी पति को अब तक गिरफ्तार नहीं कर पाई है। तो वहीं बहराइच के दरगाह थाना क्षेत्र में एक युवती को बेहोशी की दवा देकर कुछ अज्ञात आरोपियों ने दरिंदगी का शिकार बनाया। ये वारदात तब अंजाम दी गई जब बहराइच में प्रसिद्ध जेठ मेला को लेकर पुलिस हर चप्पे पर निगरानी रखने का दावा कर रही है। यूपी पुलिस एक बार फिर सवालों के घेरे में है। पुलिस की संवेदनहीनता फिर सामने आई है। मामला पीलीभीत के न्यूरिया थाने का है। पुलिस पर नाबालिग से रेप के मामले को छेड़छाड़ में बदलने और सबूत मिटाने का आरोप लगाया। पुलिस पर आरोपी के साथ साठगांठ का भी आरोप है। दरअसल भजन लाल नाम के शख्स ने रात का फायदा उठाकर नाबालिग लड़की के साथ रेप किया था। पीड़िता के शोर मचाने पर परिवार वाले मौके पर पहुंचे, लेकिन आरोपी ने उन पर हमला बोल दिया, जिसमें एक बच्चे को चोट लग गई। इसके बाद आरोपी भजन लाल मौके से फरार हो गया। पीड़ित परिवार रात में रिपोर्ट लिखवाने थाने पहुंचा तो पुलिस ने पीड़िता को रात से लेकर अगले दिन शाम तक थाने में ही बिठाए रखा। रेप की शिकायत को बदलकर छेड़छाड़ की धाराओं में मामला दर्ज किया गया। इतना ही नहीं, पुलिस वाले पीड़िता को जिला अदालत में लेकर गए, लेकिन छोड़कर चले गए। पीड़िता ने इस मामले में आला अधिकारियों से शिकायत की है और आरोपी पुलिस वालों के खिलाफ जांच का भरोसा दिया है। हमारे लिए पटक लिया, उसने गलत काम किया हमारे संग। और फिर हम 11 बजे आए रात में थाने, हमें रात में बैठा रो और अब हमें 5 बजे छोड़ो, जो कचहरी बंद हो गई। कुछ बयान तक नहीं हो पाए। मेरी बहन के साथ रात पेशाब फिरने आया और भजन लाल ने मेरी बहन संग बलात्कार करो। भजन लाल श्रीवाल? हाँ। किसने करा? भजन लाल ने। फिर थाने ले गए 11 बजे और फिर पुलिस शाम तक बैठा रही थी और 5 बजे तक कोर्ट लाई और कोर्ट में बयान भरे ना है। चलो जज साहब उठ गए। जो लड़की की तहरीर दी गई थी छेड़छाड़ की, उसके ऊपर थाने में मुकदमा पंजीकृत किया गया और मुकदमा पंजीकृत करने के बाद उसमें विवेचना जारी है। लड़की के बयान कल कराने के लिए लेकर आए थे, लेकिन किसी कारणवश बयान नहीं हो पाए। आज फिर पुणे न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया और उसमें धारा 164 के बयान हो रहे हैं और धारा 164 के बयान के आधार पर जो लड़की के बयान होंगे और जो साक्ष्य होंगे उसके आधार पर कार्रवाई की जाएगी। मौत के रहस्य को जानने के लिए आत्महत्या, ये बात चौंकाने वाली है, लेकिन ये सच है। ऐसा हुआ है लखनऊ में, जहां अचल मिश्रा नाम के शख्स ने मौत के बाद क्या होता है ये जानने के लिए मौत को ही गले लगा लिया। इसने चिट्ठी में लिखा था कि मैं मृत्यु के बाद क्या होता है उस सच्चाई को मैं जानना चाहता हूं और मेरी संपत्ति पे किसी का अधिकार और नहीं होगा। मेरे बहनोई हैं नीरज, उनको ही दिया जाए। मेरी बड़ी बहन से मेरा कोई मतलब नहीं है। और ये भी उसने लिखा कि मेरी डेड बॉडी मेरे बहनों को न दिया जाए। ये थोड़ा आध्यात्मिक किस्म के ज्यादा थे, क्योंकि हम लोग ने जैसा देखा है, क्योंकि हम लोग को हर साल बाबा अमरनाथ का प्रसाद दिया करते थे आकर के, तो इट मीन्स ही ये जाते रहते होंगे कैलाश मानसरोवर, तो ये अध्यात्म की तरफ कुछ ज्यादा अग्रसरित थे। और ये भी एक कारण जो कि पेपर के द्वारा मिल रहा है, जो इन्होंने सुसाइड नोट में अपने लिखा है कि वो टीका वगैरह लगाए रहा करते थे। टीका लगा के उस दिन पूजा इन्होंने की और टीका लगाया, उसके बाद इन्होंने शायद अपने आप को खत्म किया। समाज में हमने अक्सर आत्महत्या की जो वजह देखी है वो पारिवारिक कलह, आर्थिक तंगी और कुछ इसी तरीके से आत्महत्याएं करने के कारण देखे हैं। इम्तिहान का समय हो रहा है, बच्चों के रिजल्ट आ रहे हैं। कई बार बच्चे इस आत्महत्या को कर लेते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि वो अपने माँ बाप के अपेक्षाओं पे खरे नहीं उतरे हैं। लेकिन यहाँ लखनऊ के सेक्टर क्यू में अचल मिश्रा, जो कई सालों से इस घर में रह रहे थे, इनके आत्महत्या की जो वजह निकल के आ रही है वो ये है कि अध्यात्म के साथ वो इतने ज्यादा हो गए थे कि जीवन के बाद वो मृत्यु के रहस्य को जानना चाह रहे थे। वो जानना चाह रहे थे कि मौत के बाद की क्या सच्चाई है। आध्यात्मिक बहुत थे, ये बात पुलिस और आसपास के लोग कह रहे हैं। और ये उनके कमरे के लगे जो देवी देवताओं की तस्वीरें हैं उस बात को कहीं न कहीं पुष्ट कर रही है।
लेकिन पुलिस कहती है कि चूंकि ये प्राकृतिक मौत नहीं है, आत्महत्या की गई है, इसलिए तफ्तीश जारी है। लेकिन ये कहने में भी उसे कोई संकोच नहीं है कि कहीं न कहीं कागजों में ये बात सामने निकल के आई है कि मौत के बाद की सच्चाई अचल मिश्रा जानना चाहते थे और इसीलिए उन्होंने आत्महत्या कर लिया। और ये अपने आप में बड़ी चौंकाने वाली चीज है कि क्या इस तरीके से भी लोग आत्महत्याएं कर रहे हैं, मौत के बाद की सच्चाई को ढूंढने की तलाश कर रहे हैं। कैमरामैन मनोज मिश्रा के साथ आलोक पांडे, जी मीडिया, लखनऊ। चलिए बढ़ते आगे। योग गुरु रामदेव के भाई राम भरत को पतंजलि फूड पार्क में हुई मारपीट और गोलीबारी के बाद हिरासत में लिया गया है। दरअसल इस मारपीट और गोलीबारी के चलते एक शख्स की मौत हो गई थी, जबकि आधा दर्जन से ज्यादा लोग घायल हो गए थे। असल में विवाद फूड पार्क के माल ढोने को लेकर हुआ, जिसने इतना तूल पकड़ लिया कि पहले मारपीट, फिर पथराव और फिर गोलीबारी तक हो गई, जिसमें दलजीत नाम के एक शख्स की मौत हो गई। और उसके बाद ग्रामीणों ने सड़क पर जाम लगा दिया और तब खोला जब पुलिस वहां पहुंची। आपको बता दें कि माल ढोने को लेकर 2013 और 2014 में भी ग्रामीणों और पतंजलि फूड पार्क के कर्मचारियों के बीच मारपीट हुई थी। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है। आज की जो घटना है ये भी सरासर गुंडई है, उनके परिजनों की और उनके श्रमिकों की। इससे पहले भी कई घटनाएं ऐसी हुई। आपको याद होगा एक नितिन त्यागी लड़का था, उसके साथ भी इसी तरह की घटना हुई थी। और आज तो वहां सरेआम सड़क पर हुई है। किस तरह गोलीबारी, तलवारबाजी वहां हुई है। और जो मृतक हैं, हमारी पूरी संवेदना है उनके प्रति। इस तरह की घटनाएं जो है देवभूमि के माथे पर कलंक का काम करती हैं, और विशेषकर उन संस्थानों में हो जिनको कि हम संत कहते हैं, और वहां अगर हिंसा हो तो मेरे ख्याल से इससे दूसरी कोई लज्जाजनक बात नहीं हो सकती है। चलिए बढ़ लेते हैं आगे, बात करते हैं गन्ना किसानों के बकाये को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सख्त रुख अपना लिया है। ये आपको हम बताएंगे खबर, लेकिन जिस तरीके से ये पूरा एक्शन तो आपको बता दें, जिस तरीके के योग गुरु रामदेव के भाई राम भरत को पतंजलि फूड पार्क में हुई मारपीट और गोलीबारी के बाद हिरासत में लिया गया है। दरअसल इस मारपीट और गोलीबारी के चलते एक शख्स की मौत हो गई थी, जबकि आधा दर्जन से ज्यादा लोग घायल हो गए थे। असल में विवाद फूड पार्क के माल ढोने को लेकर हुआ, जिसने इतना तूल पकड़ा कि पहले मारपीट, फिर पथराव और फिर गोलीबारी तक हुई, जिसमें दलजीत नाम के एक शख्स की मौत हो गई। और इसके बाद ग्रामीणों ने सड़क पर जाम लगा दिया और तब खोला गया जब पुलिस वहां पहुंची और आश्वासन मिला। चलिए खबर एक नजर में रुक करते हैं कुछ और खबरों का। देवरिया में पटाखा फैक्ट्री में आग लगने के बाद हुए विस्फोट में 2 लोगों की मौत हो गई। बताया जा रहा है फैक्ट्री में अचानक आग लगी, जिसके बाद एक जोरदार विस्फोट हुआ। इस धमाके से फैक्ट्री की इमारत पूरी तरह से धराशायी हो गई। बरेली में बीती रात बदमाशों ने पूरा एटीएम ही चोरी कर लिया। शीशगढ़ के सहोड़ा गांव की ये वारदात है, जहां बदमाश बैंक ऑफ बड़ौदा का एटीएम उखाड़ कर ले गए। हैरानी की बात तो यह है कि वारदात के वक्त इलाके में सुरक्षा के लिए 2 पुलिसकर्मी भी तैनात थे। बरेली में 2 हफ्ते पहले हुई मोबाइल शॉप में लूट का पुलिस ने खुलासा कर दिया। पुलिस ने लूटपाट के एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है।